Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss top 15 previous year's questions from your chapter number 4 of biology, class 12, principles of inheritance and variation. Okay, so as you all know that you have total 5 units in your syllabus, and if we talk about the genetics and evolution, the weightage of marks is maximum, that is of 20 marks in your board theory exams biology. सो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपके पास 3 चैप्टर्स आते हैं. चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर नंबर 6 इज एवोल्यूशन. सो वी हैव द first question is, by using the Punnett scale depict the genotypes and phenotypes of the test crosses where green pod color is G, that is dominant, over yellow pod color, that is small g, in garden P with unknown genotype. Okay जी, so we have पुनेट स्केयर से आपको इसको डिस्कस करना है, तो इसके जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स बताने हैं. ठीक है, फिनोटाइप्स ऑफ द टेस्ट क्रॉसेस. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा है कि टेस्ट क्रॉस है द क्रॉस बिटवीन द अननोन जीनोटाइप एंड क्रॉस बिटवीन द अननोन जीनोटाइप एंड द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप. होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप. ठीक है, आपको पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस क्या होते हैं. अब टेस्ट क्रॉस में अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप. अब हमें ये पता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेरेंट के होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स को बताता है कि पेरेंट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है. ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ग्रीन पोड कलर दैट इज डोमिनेंट, कैपिटल जी इज ग्रीन पोड कलर है, दैट इज डोमिनेंट, एंड द येलो पोड कलर इज रिसेसिव. ठीक है, अब हम पहला केस देखें. अगर पेरेंट क्या है हमारे पास होमोजाइगस है, इस कंडीशन में है होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स, तो हमारे पास सबसे पहला क्रॉस बनता है. ये तो आ गया हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज येलो पोड कलर, and this is the unknown genotype. Suppose unknown genotype is in homozygous condition. So we have G and here small g. Fusion takes place and we have capital G, small g. So in F1 generation, all the pod colors are green in color. Okay. So all the pod colors are green in color. So this is the first case. Second case, we talk about the unknown genotype. Suppose the unknown genotype is heterozygous, मतलब इस कंडीशन में है, मतलब दोनों एलील्स अलग अलग हैं. अब होमोजाइगस रिसेसिव तो सेम ही रहेगा, मतलब होमोजाइगस सेम एलील, रिसेसिव मतलब येलो पोड कलर. सो वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड and this only one type. So capital G, small g, okay, and small g. So we have 50% of the pod colors are green and 50% of the pod colors are yellow. मतलब यहाँ पे क्या रेशो आई, 1:1. So we have two kinds of conditions we have in the test cross. If the parent is homozygous, then the ratio is all 1:0, मतलब सारे पॉड कलर्स हमारे पास ग्रीन होंगे. और अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में पेरेंट है, अननोन जीनोटाइप है, मतलब पेरेंट है, तो हमारे पास 1:1, 50% ग्रीन पॉड कलर होंगे, 50% येलो पॉड कलर होंगे. सो दिस इज द आंसर. ओके, तो आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होमोजाइगस tall plant with green seeds is crossed with the homozygous dwarf pea plant with yellow seeds. So we have two conditions. Homozygous tall, homo मतलब same allele, tall मतलब capital T with green seeds का मतलब है हमारे पास जो ग्रीन, हमें पता है मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे, तो उसमें जो सीड कलर था ग्रीन में रिसेसिव था, ग्रीन इज रिसेसिव, तो हमारे पास ये आ गया रिसेसिव. अब क्रॉस होता है, इज क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब होमोजाइगस ड्वार्फ, एंड विद येलो सीड, येलो इज डोमिनेंट. तो ये इस कंडीशन में ये हमारे पेरेंट्स होंगे. ठीक है जी, अब इनमें क्रॉस बताना है आपको करके, और ये आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज राइट द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में हमारे पास यहाँ आएगा कैपिटल T स्मॉल y, स्मॉल t कैपिटल Y,
फ्यूजन होती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे पास F1 जनरेशन में टॉल एंड येलो सीड्स आएंगे, टॉल प्लांट होंगे और येलो सीड्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कैपिटल टी शोज डोमिनेंट करेक्टर दैट इज टॉल एंड वाई, कैपिटल वाई शोज द येलो सीड्स दैट इज आल्सो डोमिनेंट करेक्टर। सो दिस इज द answer of first part. Second part is state the laws of Mendel that prove true by the F1 generation. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें पता है, मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बताता है कि जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो क्या होता है, वो दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर, एंड व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज द रिसेसिव करेक्टर, दैट शोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है जी। थर्ड पार्ट इज मेंशन द F2 phenotypic ratios along with their possible phenotypes। अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, अगर हम बात करते हैं F2 जनरेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फिंग होती है कैपिटल टी, ये एक कंडीशन आती है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे पास बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फ्यूजन होती है, गैमीट्स बनते हैं कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो इसी के भी, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको पुनेट स्क्वायर में डालेंगे तो हमारे पास टोटल 16 गैमीट्स होंगे। तो मतलब ये शो करेगा 9:3:3:1। ठीक है, इन F2 जनरेशन द रेशियो इज, फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस करेंगे और इनकी मतलब फ्यूजन करेंगे, गैमीट्स की फ्यूजन होगी, तो हमारे पास 4 करेक्टर्स आएंगे, टॉल एंड येलो दैट इज फुल डोमिनेंट, टॉल एंड ग्रीन, dwarf and yellow and dwarf and green. This is the dihybrid cross. ठीक है, तो ये आप इससे 9:3:3:1 निकाल लेंगे। राइट द जीनोटाइप ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय F1 जनरेशन। तो अगर हम जीनोटाइप्स की बात करें तो जीनोटाइप्स F1 जनरेशन में यही होंगे। जीनोटाइप्स मतलब क्या क्या मेल्स के होंगे, क्या क्या फीमेल्स के होंगे। तो सारे के सारे जितने भी गैमीट्स शो करेंगे वो टॉल एंड येलो सीड्स के करेंगे। ठीक है जी, so this is the answer. So as you all can see that the crosses are very important and have repeatedly asked in your previous years exams. Question number 3 is a true breeding tall pea plant with round seeds is crossed with the recessive dwarf pea plant having the wrinkled seeds. So true breeding tall plant is capital T and with the round seeds मतलब capital R that is also a dominant character. is a cross किसके साथ करते हैं, recessive dwarf that is small t and wrinkled seeds that is small r। so अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, फ्यूजन होती है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में हम देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं टॉल हैं एंड राउंड सीड्स शो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है टॉल एंड राउंड आर डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ एंड रिंकल्ड सीड्स। सो दिस इज द F1 जनरेशन। ठीक है, तो आपको F1 की और F2 जनरेशन निकालनी है। F2 में सेम ऐसा ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, वही डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह कैपिटल टी आप ऐसे गैमीट्स बना लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। जब आप ये तो एक पेरेंट के हुए, दूसरे पेरेंट के भी सेम होंगे, तो पुनेट स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास रेशो आएगी 9:3:3:1 एज सेम एज दैट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आपको F1 और F2 जनरेशन के रेशियोज बतानी है। नेक्स्ट पार्ट इज द स्टेट द मेंडेलियन प्रिंसिपल दैट कैन बी ड्राइव ओनली विद सच क्रॉस। तो हमें पता है ये क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमें कैसे पता लगा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हमें पता लगा कि हमारे पास यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं, 2 करेक्टर्स जब कंसीडर हो एक क्रॉस में, मतलब 2 करेक्टर्स मतलब 4 traits आर कंसीडर्ड इन अ क्रॉस दैट इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा मेंडल का लॉ शो करता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो मेंडल के ऑल लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, द चांसेस ऑफ द अफ्लिक्टेड चाइल्ड टू बी बोर्न टू देम इज। अब आपको पता होना चाहिए थैलेसीमिया कौन सी डिजीज है। थैलेसीमिया हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अगर आपको दिया गया है इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं मदर एंड फादर आर कैरियर, कैरियर हैं डिजीज के, मतलब उनको डिजीज हुई नहीं है, जस्ट कैरियर हैं, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि चाइल्ड जो है अफेक्टेड हो। तो हमें पता है अगर दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होंगे, मतलब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, कोई भी जीन अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दे आर कैरियर, देन ओनली 25% चांसेस होंगे चाइल्ड में आउट ऑफ 100 कि यहाँ पे क्या हो, अफेक्टेड चाइल्ड हो। ओनली क्यों? क्योंकि एटलीस्ट फॉर अ चाइल्ड टू बी इन्फेक्टेड there must be inherited one faulty gene inherit होना जरूरी है from the parent। अगर दोनों पेरेंट में से एक भी पेरेंट अफेक्टेड होता तो हम कह सकते थे कि एक फॉल्टी जीन पेरेंट से चाइल्ड में गया, मतलब इसकी परसेंटेज बढ़ सकती थी। बट अगर दोनों ही कैरियर हैं तो ओनली आउट ऑफ 100% ओनली 25% चांसेस दैट द चांसेस ऑफ द अफ्लिक्टेड चाइल्ड टू बी बोर्न विद थैलेसीमिया। ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड टीएच मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर for his experiment? How did he disprove the Mendelian dihybrid F2 phenotypic ratios, that is 9:3:3:1? So, if we talk about the, हमें पता है जो मॉर्गन है, टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के ऊपर लिंकेज टर्म दी थी। टीएच मॉर्गन गेव द टर्म लिंकेज और उन्होंने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ही चूज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर? देयर आर डिफरेंट रीजंस। फर्स्ट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है जी, लाइफ साइकिल इसका बहुत शॉर्ट था, ओनली 2 वीक्स। नेक्स्ट इज इट कैन बी ग्रोन इजिली इन द लेबोरेटरी, सिंथेटिक मीडियम में इसको इजिली ग्रो कर सकते थे हम, ठीक है जी। थर्ड इज इन अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ फ्लाइज, ठीक है। एक ही मीटिंग में इसका जो रिप्रोडक्टिव रेट था बहुत ज्यादा था, तो एक ही जनरेशन में ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्स एंड फीमेल्स शो मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस, ठीक है। तो डाइमॉर्फिक करेक्टर ये शो करते हैं, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दे आर डिस्टिंग्विश्ड इजिली। Okay, and the last character why he chose Drosophila is it has only 4 pairs of chromosomes, और उन क्रोमोसोम्स का जो साइज एंड शेप डिफरेंट था, तो these are the reasons why Morgan chose the Drosophila melanogaster for his experiment. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ डिड ही डिस्प्रूव्स मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो जब इसने देखा कि मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था वो रेशियो बता रहा था 9:3:3:1, ठीक है, F2 जनरेशन में, ये हमें पता है। बट हाउ ही डिस्प्रूव्स इट, कैसे इसने डिस्प्रूव करा? बट जब इसने क्या करा, जब इसने देखा कि अगर जो जीन्स हैं वो लिंक्ड जीन्स की बात की, जब इसने मतलब लिंक्ड जीन्स मतलब दो जीन्स दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, जब दोनों जीन्स जो हैं लिंक्ड जीन्स जो हैं वो
टुगेदर इकट्ठे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहे हैं, उनको इसने बोला लिंक्ड जीन। जब कहता है जब लिंक्ड जीन्स की बात करें तो इसने जब क्रॉस करा तो F2 जनरेशन में इसकी जो रेशो थी 9:3:3:1 नहीं आई थी, कुछ और आई। तो इसने बोला द लिंकेज was not observed by Mendel as the characters he chose were unlinked genes. As the character he chose unlinked genes. ठीक है, तो मेंडल ने लिंक्ड जीन्स के बारे में बात नहीं की, अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बात की, जिसको उसने प्रूव करा था 9:3:3:1। बट जब मॉर्गन ने यही F2 जनरेशन लिंक्ड जीन्स पे अप्लाई की तो रेशो कुछ ये नहीं आई थी। ठीक है, तो दैट्स हाउ ही डिस्प्रूव द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज द phenotypic ratio 9:3:3:1। okay, I hope this is clear to you all. Next question is from your pedigree analysis. Beta, pedigree analysis is also very, very important. So you have 1 or 2 questions in every year have asked in your previous years. Okay, so pedigree analysis के rules, pedigree analysis की types, tricks, ये मैंने एक वीडियो में मेंशन की है, तो आप इस चैनल को इसको देख सकते हो। ठीक है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट, आपको पेडिग्री चार्ट एनालिसिस करनी है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पेडिग्री में हम सबसे पहले हमें पता है जनरेशंस देखते हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब जनरेशन 1 में अफेक्टेड नहीं है, मतलब स्किप हो रही है जनरेशन, तो स्किप हो रही है जनरेशन मतलब डोमिनेंट तो नहीं है, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। अब हमें पता करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, एक्स लिंक्ड में क्या होता है, इट शोज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब फादर से डॉटर जाएगी या डॉटर से सन जाएगी, बट यहाँ पे तो ऐसा सच नहीं है। और अनअफेक्टेड पेरेंट शो द अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये करेक्टर हमने पढ़ा था ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो ये पेडिग्री क्या हुई, ऑटोसोमल रिसेसिव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Next question is explain the mechanism of haplodiploid pattern of sex determination. Beta, this is the pattern which is seen in the honeybees, which is very, very important. ठीक है, sex determination topic में से है ये। haplodiploid pattern मतलब haploid हमारे पास क्या है, मेल है, that is a male honeybee, and diploid हमारे पास क्या है, फीमेल honeybee. ठीक है, that is N, that is 2N. हाउ, बेटा देखो फीमेल्स जो होती हैं उनमें डिप्लॉयड दैट इज 2n = 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस से ये 2 सेट बनाती हैं, n = 16, n = 16। बट मेल्स मैंने क्या बोला आपको, हैप्लॉयड होते हैं, मतलब n = 16 है, तो इसमें मियोसिस नहीं होती, इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है, और एज इट इज ये n = 16 का सेट बनाते हैं। अब जो हमारे पास मेल्स बनेंगे वो क्या, एक सेट जो फीमेल्स का है वो डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब पार्थिनोजेनेसिस होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेल्स में, क्योंकि हमें पता है मेल्स में ही क्या होती है, मेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट इज n = 16। बट फीमेल्स कैसे बनती हैं, एक सेट जो फीमेल्स का है वो फ्यूजन होती है स्पर्म विद the sperm of the males. n = 16, n = 16, fertilization takes place, यहाँ पर fertilization होगी और इस तरफ fertilization नहीं होगी, तो मेल्स जो बनती हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, एंड फीमेल्स जो बनते हैं वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन से बनती है, दैट इज 2n = 32। तभी इसको बोला हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड होते हैं मेल एंड डिप्लॉइड होती हैं फीमेल। सो दिस type of sex determination is very, very important. Next question is given below is a pedigree chart for a autosomal dominant disorder characterized by trait A. तो आपको पेडिग्री चार्ट दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है what evidence in the pedigree chart helps establish the condition is caused by dominant allele. ठीक है, तो सबसे पहले ये बोलता है कि
ये पेडिग्री चार्ट कैसे आपको पता लगा कि ये कंडीशन क्या है, कॉज्ड बाय द डोमिनेंट एलील? हमें पता है दिस इज जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब हर जनरेशन में डिजीज दिख रही है तो मतलब क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो इट डू नॉट स्किप द जनरेशन, इन एवरी जनरेशन द अफेक्टेड चाइल्ड इज सीन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट इज व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स? तो आपको जीनोटाइप्स बताने हैं। अब डोमिनेंट है मतलब या तो ये कंडीशन होगी होमोजाइगस में, या तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें अफेक्टेड की, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये हिट्रोजाइगस होगा और ये होमोजाइगस होगा। अगर ए है तो मतलब ये अफेक्टेड है, तो ये भी अफेक्टेड होंगे, ये जीनोटाइप, ये भी हिट्रोजाइगस होंगे। बाकी अनअफेक्टेड है मतलब ये रिसेसिव होंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अफेक्टेड है तो ये भी हिट्रोजाइगस होंगे और ये क्या होंगे, तो दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ द ईच इंडिविजुअल। ओके, तो अगर आपको ये इसके ट्रिक्स, रूल्स, टाइप्स पे डिग्री के समझने हैं तो आप इस चैनल पे, जब आप प्रेप बायोलॉजी चैनल देखेंगे तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो I'll mention the link in the description box. You can check out from that video. Okay, 4 या 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की वीडियो है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो the hemophilia and the sickle cell anemia are two blood-related Mendelian disorders, yet they differ in their pattern of inheritance. State any two difference. So, the hemophilia and the sickle cell anemia, they are the Mendelian disorders. We know that hemophilia, if we talk about the difference, hemophilia is X-linked recessive disease है and sickle cell anemia is autosomal linked recessive disease है। ठीक है, sickle cell anemia को हम SCA भी नाम देते हैं। This hemophilia is due to the lack of the blood coagulant, that is the cascade of the proteins involved in the clotting of blood is affected. तो जो प्रोटीन ब्लड बनाता है, वो जो प्रोटीन है वो क्या है, लैक करता है हेमोफीलिया में। तो ब्लड कोगुलेंट, दे लैक द ब्लड कोगुलेंट, दैट इज द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द, जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, तो एक छोटा सा अगर इस पेशेंट में, हेमोफिलिक पेशेंट में छोटा सा भी कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग इसमें होती है। बट अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, दैट इज द HbA and HbS and HbA. Okay, so HbS is the sickle cell anemic and HbA is normal individual. It is transmitted from parent to offspring when both the partners are carrier for the genes, that is in heterozygous condition. तो ये ट्रांसफर्ड होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जब दोनों जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो, कैरियर फॉर जीन्स हो, दैट इज इन heterozygous condition. So these are the differences between the hemophilic and sickle cell anemia. Okay, so Mendelian disorders, chromosomal disorders, these topics are very, very important. Next is also from the disease, that is the thalassemia is autosomal recessive disorder that cause anemic condition in an individual. So the blood smear from the heterozygous individual shows blood cells that are small, pale and irregular shape along with the normal RBC. So you have a question that state the genotypic and phenotypic ratios of the offsprings born to the carrier mother and the thalassaemic father. अगर हमें पता है थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये किसके कारण होती है, ये म्यूटेशन और डिलीशन हो जाती है, दैट रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन, दैट इज ऑफ अल्फा और बीटा। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो होती है हेमोग्लोबिन की वो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है, दैट रिजल्ट इनटू द अनीमिया। ओके, सो यू हैव द क्वेश्चन दैट स्टेट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स टू अ कैरियर मदर। ठीक है, मदर क्या है हमारे पास, कैरियर है, एंड थैलेसेमिक क्या है, फादर इज थैलेसेमिक। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो होगी वो क्या होगी, 1:1। वाई, क्योंकि अगर थैलेसीमिक फादर है तो 50% चांसेस होंगे जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होंगे, चिल्ड्रन अगर 50% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, मतलब कैरियर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1:1 रेशियो होगी, 50% आर
are the will show the disease, that is the symptom. Okay, and 50% will not show, that is the carrier that will not show the symptoms. So this is the रेशो, फिनोटिपिक रेशो ऑफ, अगर यहाँ पे कंडीशन होती दोनों कैरियर हैं तो हमारे पास 25% होते क्या अफेक्टेड, मतलब चांसेस हैं, और 75% होते हमारे पास नॉर्मल, दैट इज कैरियर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक भी पेरेंट थैलेसीमिक होता है तो हमारे पास 50-50% कंडीशन आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is sometimes observed that the F1 progeny has the phenotype that does not resemble either of the two parents as the intermediate phenotype। तो कई बार हमारे पास ये आता है कि F1 जनरेशन में जो हमारे पास फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया वो किसी भी पेरेंट से मिलता नहीं, ना ये फीमेल से ना ये मेल से। तो ये कंडीशन इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहाँ पे हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी दैट इज इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था when both the alleles are partially expressed, that means that give the intermediate phenotype, मतलब जो F1 जनरेशन आती है वो किसी भी पेरेंट से मिलती नहीं है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करती है, उसे हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो एक्सप्लेन बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, दैट इज द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज, माइराबिलिस जलप्पा, ये सारे के सारे एक ही प्लांट है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि रेड प्लांट क्रॉस विद द व्हाइट प्लांट, रेड इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव, कैपिटल आर स्मॉल आर, इट विल गिव द F1 जनरेशन दैट इज ऑफ पिंक फ्लावर। ठीक है, तो जब हमने इसकी F2 जनरेशन मतलब सेल्फिंग की तो हमारे पास रेशोज क्या आई थी, 1:2:1। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कैपिटल आर आर शो 1, दैट इज रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर शो पिंक, दैट इज 2, and small r show white, that is 1. Phenotypic and genotypic ratios are same in incomplete dominance. So these kind of questions have asked in your previous years. Okay, so next question is, in a family the father and the daughter and the son are color blind, okay, whereas the mother has the normal vision. Do you think the son and daughter have inherited the disease from their father? तो आपको बेटा क्रॉस बनाना होगा इसमें। अब क्रॉस कैसे बनेगा, फादर क्या है दैट इज XY, मदर क्या है XX, फादर डॉटर एंड सन आर कलर ब्लाइंड, मतलब फादर क्या है कलर ब्लाइंड, दैट इज हम C लगा देंगे यहाँ कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वेयर एज द मदर इज नॉर्मल मदर है। तो अगर हम जब क्रॉस करते हैं बेटा इसमें तो हमारे पास ये कंडीशन आती है XX। तो हमारे पास कंडीशन आएगी, अगर हम इस तरह से क्रॉस करते हैं मतलब नॉर्मल मदर रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन है चाहिए फादर भी कलर ब्लाइंड होना चाहिए, डॉटर भी और सन भी। अगर हम इस कंडीशन में करते हैं तो हमारे पास XCX XY XY, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सन क्या है नॉर्मल आएंगे, तो ये तो कंडीशन नहीं बनेगी। हमारे पास सन भी क्या आना चाहिए, कलर ब्लाइंड आना चाहिए। तो हमारे पास एक दूसरी कंडीशन हम क्रॉस बनाएंगे, दैट इज यहाँ पे हम मदर को क्या कर देंगे कैरियर मतलब नॉर्मल कर देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है। तो जब हम क्रॉस करेंगे XCX XCY XY, तो हमारे पास ये डॉटर क्या है कलर ब्लाइंड, ये डॉटर क्या है नॉर्मल मतलब कैरियर, ये कलर ब्लाइंड सन और ये नॉर्मल सन। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि डू यू थिंक द सन एंड द डॉटर हैव इनहेरिटेड द डिजीज फ्रॉम देयर फादर, वर्क आउट द क्रॉस, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारे पास क्रॉस आ जाता है और हमें पता है जो ये डिजीज्ड वाला जो है वो इनहेरिटेड करता है, द सन इज इनहेरिटेड द ट्रेट फ्रॉम हिज कैरियर, दैट इज कैरियर मदर।
ठीक है, सन का इनहेरिटेड जो होगा वो कैरियर मदर से आएगा, एंड द डॉटर इनहेरिटेड द ट्रेड फ्रॉम बोथ अफेक्टेड फादर एंड द कैरियर मदर। जो डॉटर का अफेक्टेड है वो दोनों से आएगा, सन का जो अफेक्टेड है दैट इज फ्रॉम द मदर नॉट फादर। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर पेडिग्री, दैट इज आपको पेडिग्री बेटा दी गई है, तो पेडिग्री में जब हम देखते हैं दैट इज द दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, दिस इज जनरेशन 3। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है द चार्ट डोमिनेंट और द रिसेसिव, आपको बताना है। तो अगर ये फर्स्ट जनरेशन में स्किप है, जनरेशन स्किप डिजीज है, तो मतलब ये क्या हो गया, रिसेसिव है। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया रिसेसिव। ठीक है, वाई, बिकॉज इट स्किप द जनरेशन। सेकेंड इज दिस ट्रेट ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड? बेटा सेक्स लिंक्ड में तो हमने पढ़ा कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, मदर टू फादर जाएगा, फादर टू मदर जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन तो इस पेडिग्री में नहीं दिख रही है, तो ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों? क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट हैव द अफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, थर्ड इज राइट द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द चिल्ड्रन नंबर 1 and 3 ऑफ सेकेंड जनरेशन। 1 and 3 का आपको क्या करना है, जीनोटाइप बताना है। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आ जाता है 1 and 3 विच इज अनअफेक्टेड। 1 and 3 अगर अनअफेक्टेड है, रिसेसिव में है, तो ये क्या होंगे, ये होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि हमें पता है अफेक्टेड वाले तो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे और रिसेसिव शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो दीज आर द जीनोटाइप्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the cause responsible in human to have the sex chromosomes as XXY instead of XY and XX। ठीक है, तो कई ह्यूमन क्रोमोसोम्स में ये कंडीशन आ जाती है, तो इसको ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें पता है। ये जो कंडीशन है हमने पढ़ी थी क्लाइनफिल्टर डिजीज में। क्लाइनफिल्टर डिजीज में क्या होता है, एडिशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज देयर। ओके, so here the addition of the X chromosome, this condition is seen, the chromosome number will increase by 44 to 47 और 48। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या आती है, 44 प्लस XXY या 44 प्लस XXXY। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, क्लाइनफिल्टर डिजीज की है। और ये इनके अगर सिम्टम्स की बात करें, सच इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बीइंग, मेल्स इज बोर्न विद एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो ये मेल्स होते हैं, क्लाइनफिल्टर मेल्स होते हैं, दे आर स्टेराइल, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दे शो द फेमिनिन कैरेक्टर्स। ठीक है, कुछ गर्ल्स की तरह कैरेक्टर्स शोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गायनिकोमेस्टिया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज सीन इन द। नेक्स्ट इज नेम द डिसऑर्डर ह्यूमन सफर फ्रॉम अ रिजल्ट ऑफ मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो हमने मोनोजोमी किसमें पढ़ी थी, टर्नर सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, मोनोजोमी होती है। ठीक है, 44 प्लस XO क्रोमोसोम, 46 की जगह हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में ये देखा गया, अगर हम दिस इज द कैरियोटाइप दैट इज 44 प्लस XO दैट इज 45 क्रोमोसोम। एंड अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, दीज काइंड ऑफ फीमेल्स हैव अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स, webbed neck, limited sex characters, ovaries are not well developed, that is the rudimentary ovaries have seen in the Turner's syndrome। ठीक है,